हम पूरा सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को डिस्कस करने वाले। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत देखो, सबसे पहले सॉल्ट लॉ से हुई थी। तो एक सॉल्ट लॉ था ब्रिटिशर्स का, जिसके जिसके तहत जो है जिसके तहत जो ब्रिटिशर्स है वो जो है सॉल्ट पे टैक्स लगा सकते थे। और साथ साथ जो प्रोडक्शन था सॉल्ट का, उसका जो मोनोपोली था, उसका जो ओनरशिप थी, वो किसके पास थी? ब्रिटिशर्स के पास थी। सो ब्रिटिशर्स के पास राइट था कि वो सॉल्ट पे टैक्स लगा सकते थे, और ब्रिटिशर्स के पास ये भी राइट था कि उनके पास सॉल्ट के प्रोडक्शन के लिए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए मोनोपोली थी। ठीक है। अब जो गांधी जी थे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे इस चीज़ को लेकर, क्योंकि उनका मानना था कि भैया सॉल्ट तो भैया रिच और पुअर दोनों खाते हैं, तो है टैक्स फ्री होना चाहिए। ठीक है। फिर उन्होंने जो है इरविन, जो लॉर्ड इरविन थे, उनको क्या लिखा, लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने 11 डिमांड्स मेंशन करी और बोला कि भैया इन 11 डिमांड्स को फुलफिल करो। इनमें से एक डिमांड था एबॉलिशन ऑफ सॉल्ट लॉ। ठीक है। लेकिन इरविन ने मना कर दिया। अब गांधी जी ने धमकी दी कि भैया हम स्टेडियम लॉन्च कर देंगे, पूरा कर लो, लेकिन फिर उसने फिर से मना कर दिया। तो गांधी जी ने स्टेडियम लॉन्च कर दिया। तो सबसे पहले स्टेडियम की शुरुआत हुई डांडी मार्च से, यानी कि सॉल्ट मार्च से। तो डांडी मार्च में जो गांधी जी थे, उन्होंने साबरमती से डांडी तक का रास्ता कवर करा था, और उन्होंने 224 माइल चले थे वो 10 दिन में। उन्होंने अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ वो गए थे मार्च पे, और साबरमती से डांडी में 224 मील वो चले थे 10 दिन के लिए। ठीक है। और फिर जब वो वहाँ पे पहुँचे, तब उन्होंने जो है सी वाटर को बॉयल करके सॉल्ट मैन्युफैक्चर करके सॉल्ट लॉ को तोड़ा। फिर क्या हुआ, यहीं से स्टेडियम की शुरुआत हुई। उसके बाद क्या हुआ कि जो पेजेंट्स थे वो उन्होंने रेवेन्यू देने से मना कर दिया। ठीक है। टैक्स भरने से मना कर दिया। जो विलेज ऑफिसर्स थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। फिर जो कंट्री साइड में आप देखोगे तो फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट मिल रहा था, लिकर शॉप्स पिकेट हो रही थी। ठीक है। जो ट्राइबल पीपल थे वो फॉरेस्ट लॉज को वायलेट कर रहे थे, फॉरेस्ट में घुस घुस के जो है जो एसेट्स और जो सामान है उन्हें यूज़ कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें हो रही थी। ठीक है। पर क्या हुआ, फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया, जिससे क्या हुआ, लोगों में वायलेंस आके लोग जो है वायलेंस अटैक करने लगे। अब गांधी जी ने देखा कि भाई मूवमेंट वायलेंस हो रहा है, तब उन्होंने क्या किया कि सीडीएम को बंद कर दिया 1931 में। 1930 में लॉन्च हुआ और 1931 में उन्होंने बंद कर दिया। ठीक है, क्योंकि मूवमेंट जो है वो ज़्यादा वायलेंट हो रहा था। ठीक है। फिर क्या होता है, गांधी इरविन पैक्ट होता है, जिसके तहत एक समझौता हुआ था कि जो गांधी जी है वो इंग्लैंड जाएगा, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेंगे, और बदले में जो ब्रिटिशर्स है वो सारे लीडर्स को छोड़ देंगे। ठीक है। तो गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जाएंगे लंदन में, और जो इरविन है वो कहाँ जाएगा, सॉरी, फिर और इसके बदले में जो ब्रिटिशर्स है वो सारे लीडर्स को छोड़ देंगे प्रेजेंट से। ठीक है। लेकिन होता इसका उल्टा है, जब गांधी जी वहाँ पे जाते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, तब उनकी कोई बात सुनता नहीं है। ठीक है। तो बहुत ही दुखी होकर वो वापस आते हैं, और जब वो वापस आते हैं तो वो देखते हैं कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया। ठीक है। और लीडर्स को अरेस्ट कर लिया। तो गांधी जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि भैया बात तो ये हुई थी कि आप मुझे छोड़ दोगे, उनको छोड़ दोगे, लेकिन आपने तो उनको अरेस्ट कर लिया। और बल्कि वहाँ पे मैं गया तो वहाँ पे मेरी बात किसी ने सुनी नहीं। तो गांधी जी बड़े गुस्से हो गए। फिर उन्होंने गुस्से में जो है दोबारा सीडीएम लॉन्च कर दिया। तो सीडीएम एक और लॉन्च किया उन्होंने 1932 में, लेकिन ये भी इतना खास चला नहीं। अब आता है, देखो हमने पढ़ा था सी हमने एनसीएम जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे कंट्री साइड में हुआ, कैसे टाउन्स में हुआ, कैसे विलेजेस में हुआ, कैसे प्लांटेशंस में हुआ, कैसे ट्राइबल एरियाज में हुआ। अब हम सीडीएम में क्या पढ़ने वाले हैं, सीडीएम में हम सोशल ग्रुप्स के हिसाब से देखने वाले हैं कि कैसे सब ने पार्टिसिपेट करा। पहले बात करते हैं रिच पेजेंट्स की। तो रिच पेजेंट्स के लिए बेसिकली सीडीएम का मतलब था कि भैया, तो कि उस टाइम पे इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था। ठीक है। एग्रीकल्चर प्राइस गिर रहे थे, तो फार्मर्स को उनकी कीमत नहीं मिल रही थी। तो जो रिच पेजेंट्स थे वो इस बात से भाई दुखी थे, क्योंकि उनको जो है उनके फसल की सही कीमत नहीं मिल रही थी, और ऊपर से मतलब कि उनके पास पैसा कम था, और ऊपर से ब्रिटिशर्स जो उन पर ज़्यादा टैक्स लगा रहे थे। अब रिच पेजेंट्स को बड़ा गुस्सा आ रहा था कि भैया हमें पैसा कम मिल रहा है, तुम हमसे ज़्यादा टैक्स लगा रहे हो। तो रिच पीजेंट्स थे, उन्होंने सीडीएम में इसलिए पार्ट लिया ताकि उन्हें जो है रेवेन्यू रिडक्शन हो सके, उनका जो टैक्स है वो कम हो सके। और उन्होंने जो है सीडीएम में कैसे पार्टिसिपेट कर, उन्होंने जो है रेवेन्यू देने से मना कर दिया। तो रिच पीजेंट्स की डिमांड क्या थी कि भैया हमें रेवेन्यू में रिडक्शन चाहिए, और उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट किया, उन्होंने रेवेन्यू देने से रिफ्यूज़ कर दिया। ठीक है। समझ में आया। लेकिन एक दिक्कत थी, जब ये सीडीएम 1931 में बंद हो गया और फिर दोबारा 1932 में लॉन्च हुआ, तब 1932 में इतने रिच पीजेंट्स ने पार्टिसिपेट नहीं करा दूसरे वाले में। क्यों? क्योंकि
रिच पेजेंट्स ने रियलाइज़ करा कि भैया हमने पहले वाले में करा था पार्ट, हमारी कोई भी राइट्स को किसी ने सुना नहीं, किसी भी लीडर ने हमारे राइट्स को इतना टेंशन नहीं दिया। तो उन्होंने जो अपना कांग्रेस से फेथ कम कर दिया बहुत सारों ने। तो उन्होंने दूसरे स्टेडियम में इतना पार्ट नहीं लिया। तो इसलिए फर्स्ट स्टेडियम में तो रिच पेजेंट्स ने बहुत ही भारी भरकम अमाउंट में पार्ट लिया, लेकिन दूसरे में नहीं किया क्योंकि उनका भरोसा जो था कांग्रेस से उठ गया। फिर जो दूसरा है वो है पुअर पेजेंट्स। अब पुअर पेजेंट्स का क्या मानना था? पुअर पेजेंट्स का अगेन वही था कि भैया रेवेन्यू रिडक्शन, उनका भी ये था कि भैया रेवेन्यू कम कर दो। ठीक है। दूसरा, कुछ पुअर पेजेंट्स जो है दूसरों के लैंड पे काम करते थे, तो वहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स होते थे वो बहुत ज़्यादा रेंट लेते थे लैंड का। तो दूसरी डिमांड क्या थी पेजेंट्स की कि पुअर पेजेंट्स की, भैया कि जो लैंडलॉर्ड है ना, ये लैंड पे काम करने के लिए बहुत ज़्यादा रेंट लेते हैं, तो उस रेंट को रिड्यूस करवाना है। लेकिन कांग्रेस ने दोनों ही डिमांड को अनसुना कर दिया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस जो मूवमेंट चलाता था उसका पैसा जो है वो रिच पेजेंट से आता था। ठीक है। जिसकी अब कांग्रेस को डर था कि अगर हमने इनकी बात सुन ली तो रिच पेजेंट गुस्सा हो जाएगा, फिर वो पैसा देना बंद कर देंगे। तो इसलिए जो है कांग्रेस ने जो है इनकी बात नहीं सुनी। क्या बात थी? पहली बात तो ये थी कि भैया रेवेन्यू रिडक्शन करो, और दूसरा था कि जो लैंडलॉर्ड्स जो रेंट मांगते हैं ना लैंड पे काम करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा है, उसे कम करो। लेकिन कांग्रेस ने उनके लिए कुछ भी काम नहीं करा कांग्रेस ने, क्योंकि उनका मानना था कि रिच पेजेंट से पैसा मिल रहा है, तो वो गुस्सा हो जाएगा। फिर तीसरा आता है वुमेन। तो वुमेन ने लार्ज स्केल में पार्टिसिपेट करा, मतलब कि नॉन कॉपरेशन में बहुत ही कम करा, और सीडीएम में वुमेन ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करा। लार्ज स्केल में पार्टिसिपेट करा वुमेन ने, किसमें? सीडीएम में। ठीक है। और ठीक है, उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट किया? उन्होंने फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करा, लिकर शॉप्स को पिकेट करा, ठीक है, मार्चेस में पार्टिसिपेट करा। ठीक है। और ये सब चीज़ें थी। लेकिन जो लीडर्स थे ना, बहुत सारे लीडर्स जो थे, उनका मानना था कि जो वुमेन है उन्हें जो है उन्होंने जो है उनको जो है प्रोटेस्ट और मार्चेस में पार्टिसिपेट ना करने के बजाय जो है उन्हें घर में अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए। तो वुमेन ने जो है सीडीएम में बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में पार्टिसिपेट करा। कैसे करा? फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करा, फॉरेन क्लॉथ को बॉयकॉट करा, लिकर शॉप्स को पिकेट किया, प्रोटेस्ट और मार्चेस में पार्टिसिपेट करा। लेकिन जो लीडर्स थे काफ़ी सारे, उनका मानना ये था कि भाई वुमेन की ड्यूटी है कि वो अपने घर का ध्यान रखे, ऐसे मूवमेंट्स में उन्हें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। ठीक है। गांधी जी भी मानते थे। चौथी चीज़ क्या थी? चौथी चीज़ थी वो थे अब आते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट। ठीक है। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने पार्टिसिपेट करा। तो क्यों करा? सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट ने पार्टिसिपेट क्यों करा? क्योंकि इसलिए करा क्योंकि जो उस टाइम की जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी ना, उनके कॉलोनियल लॉज ऐसे थे जिसकी वजह से उनके बिजनेस एक्टिविटीज़ में रिस्ट्रिक्शंस थी। देखो, हर एक बिजनेसमैन चाहता है, हर एक इंडस्ट्रियलिस्ट चाहता है कि उसका बिजनेस एक्सपैंड हो। लेकिन जो कॉलोनियल पॉलिसीज थी वो इतनी हार्श थी कि वो उनको बिजनेस एक्सपैंड नहीं करने दे रही थी। ठीक है। सो द कॉलोनियल पॉलिसीज वर रिस्ट्रिक्टिंग देयर बिजनेसेस। उनका बिजनेस रिस्ट्रिक्ट करी थी। कौन करी थी? कॉलोनियल पॉलिसीज। तो कॉलोनियल पॉलिसीज उनका बिजनेस रिस्ट्रिक्ट करी थी। ठीक है। उन्हें एक्सपैंड नहीं करने दे रही थी। तो जो रिच पेजेंट्स थे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, सॉरी, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। ठीक है। उन्होंने सीडीएम में पार्टिसिपेट करना शुरू करा। कैसे करा उन्होंने पार्टिसिपेट? तो उन्होंने FICCI बनाया, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। फिर उन्होंने दूसरा ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उसका नाम क्या था? उसका नाम था इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस। इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस, IICC, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस। ठीक है। तो इन दोनों को उन्होंने बनाया। साथ साथ उन्होंने जो है ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है इन्होंने कांग्रेस को बहुत पैसा भी दिया, फाइनेंशियली सपोर्ट किया, ताकि वो मूवमेंट्स को कैरी आउट कर सके रिच पेजेंट्स की तरह। ठीक है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको लीड किसने करा? पुरुषोत्तम दास ठाकुर ने। ठीक है। तो पुरुषोत्तम दास ठाकुर जी ने और GD बिरला। तो इन दोनों, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ने और GD बिरला ने, इन दोनों ने मिलकर जो है इंडस्ट्रियलिस्ट मूवमेंट को थोड़ा लीड करा, है ना। FICCI और IICC, इन सब में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। और ठीक है। और वो कांग्रेस को कहते थे फाइनेंशियली जो है वो कांग्रेस को क्या करते थे? सपोर्ट करते थे। और कॉलोनियल पॉलिसी जो है उनके बिजनेस को रिस्ट्रिक्ट कर रही थी, इसलिए जो उन्होंने मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा था। फिर आखिर में आते हैं वर्कर्स। अब जो वर्कर्स थे ना उन्होंने बहुत ही कम अमाउंट में पार्टिसिपेट किया, बहुत ही स्मॉल पार्टिसिपेशन था। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वर्कर्स ने देखा कि इंडस्ट्रियलिस्ट पार्टिसिपेट करे इस मूवमेंट में, तो वो गुस्सा हो गए। क्यों होगा? क्योंकि उस टाइम पे जो वर्कर्स थे ना उन्हें इंडस्ट्रियलिस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि उन्होंने टाइम पे सैलरी नहीं देते थे, लंबा काम करवाते थे।
तो ये जो स्मॉल वर्कर्स होते थे ना, इनको इंडस्ट्रीज से बिल्कुल घिन आती थी, उन्हें बिल्कुल वहाँ उनके पास नहीं आना था। तो जब उन्होंने देखा कि इंडस्ट्रियलिस्ट पार्टिसिपेट करें मूवमेंट पे, तो उन्होंने कहा कि अगर वो करे तो हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इसलिए उन्होंने जो है बहुत ही स्मॉल नंबर पार्टिसिपेट करा। क्यों करा? क्योंकि जो इंडस्ट्रीज थे वो मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो उन्होंने मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने से रिफ्यूज़ कर दिया। और साथ साथ जो उन्होंने डिमांड स्टेट करी थी, अब स्मॉल वर्कर्स ने भी अपनी डिमांड स्टेट करी थी कांग्रेस के सामने, लेकिन अगेन कांग्रेस ने इनकी डिमांड्स को फुलफिल करने से मना कर दिया। क्यों कर दिया? अगेन वही रीज़न आता है, क्योंकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे। अगर वो इनकी मदद करेंगे तो फिर वो उन्हें पैसा देना बंद कर देंगे। तो इसलिए उन्होंने वर्कर्स की भी डिमांड नहीं सुनी। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला था। तो एनसीएम का ये मानना था, बेसिकली जो एनसीएम था उसका मानना था कि भैया तुम जो है इनकॉर्पोरेट मत करो, पर सीडीएम का मानना बेसिकली ये था कि तुम इनकॉर्पोरेट भी करो और साथ साथ तुम लॉज को भी तोड़ो, कॉलोनियल लॉज को भी ब्रेक करो। ठीक है, तो ये हमारा पूरा एनसीएम का कंसेप्ट था अभी तक। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की क्या क्या लिमिटेशंस थे? पहला था कि सीडीएम में जो था ना, वो लोअर कास्ट के लोगों ने बहुत ही कम पार्टिसिपेट करा। रीज़न क्या था उसका? देखो क्लैशेस थे। देखो जो कांग्रेस था ना, वो अपर कास्ट सनातनी से जो है वो डोमिनेटेड था। जो कांग्रेस था वो अपर कास्ट सनातनी से डोमिनेटेड था। ठीक है, और जो अनटचेबल्स थे वो क्या थे? लोअर कास्ट के थे, है ना। तो इन दोनों के बीच में क्लैशेस हो रहे थे। अनटचेबल्स को लग रहा था भैया जो कांग्रेस है उसमें तो अपर कास्ट लोग सारे सनातनीस हैं, और ये लोग हमारी डिमांड्स को फुलफिल नहीं करेंगे, राइट्स को फुलफिल नहीं करेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ चल रही थी। लेकिन जो गांधी जी थे वो बिल्कुल अपोजिट थे। गांधी जी ने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जो अनटचेबल्स है मैं तो उन्हें हरिजन्स मानता हूँ। हरिजन्स मतलब कि मैं हरिजन्स का मतलब होता है कि चिल्ड्रन ऑफ गॉड। गांधी जी ने बोला कि मैं अनटचेबल्स को चिल्ड्रन ऑफ गॉड मानता हूँ, यानी हरिजन्स मानता हूँ। उन्होंने खुद टॉयलेट साफ़ करे, और ये अपर कास्ट के लोगों को बताने को उन्होंने बहुत कोशिश करी कि भैया ये अनटचेबिलिटी के सिन को, इस पाप को छोड़ दो। अनटचेबिलिटी कुछ नहीं होता है, ये भी भगवान के बच्चे और हम भी भगवान के बच्चे, हम भी हरिजन हैं, वो भी हरिजन है। ठीक है, तो उन्होंने अनटचेबल्स को क्या बोला? हरिजन्स बोला। पर मार्क करके इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर जो अनटचेबल्स थे, ठीक है, अब देखो अनटचेबल्स में आप एक बहुत ही मशहूर नाम जानते हो कि B.R. अम्बेडकर। ठीक है, तो उन्होंने डिमांड रखी कि भैया हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। हमें क्या चाहिए? सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। लेकिन भाई महात्मा गांधी ने जैसे सुना उन्हें शौक लगे। उन्होंने बोला कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट दे देंगे तो ऐसे तो हमारे देश में अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में जो गैप है वो बढ़ जाएगा। तो उन्होंने जो है जो महात्मा गांधी वो हंगर स्ट्राइक पे चले गए और उन्होंने बोला कि मैं भूखा मर जाऊंगा, पर ये सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं बन सकता। अब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो है वो डर गए। उन्होंने बोला भाई इतने बड़े लीडर हैं, और अगर ये जो है हमारी वजह से अगर इनकी डेथ हो गई तो बड़ा बहुत ही अच्छा नहीं होगा ना। तो वो गांधी जी से मिले। फिर गांधी जी ने उनके सामने बात रखी कि भैया ये सेपरेट इलेक्टोरेट का आइडिया अच्छा नहीं है। फिर क्या होता है, गांधी जी और अम्बेडकर जी, इन दोनों के बीच में जो है एक पूना पैक्ट होता है। दिसंबर में एक पूना पैक्ट होता है, और इस पूना पैक्ट के चलते क्या होता है, सितंबर में होता है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट जो सितंबर में होता है, इसके चलते जो लोअर कास्ट के जो अनटचेबल्स थे ना, उनको जो है रिजर्व सीट्स मिल गई। सेपरेट इलेक्टोरेट्स ना देके उन्हें रिजर्व सीट्स मिल गई। ठीक है, तो जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे उन्होंने एक डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन बनाई थी, जिसमें उन्होंने सारे दलित्स को ऑर्गेनाइज करा और डिमांड करा कि भैया हमें जो है सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। फिर महात्मा गांधी उनकी बात हुई। फिर बाद में जाके जो है फाइनली जो है पूना पैक्ट के चलते B.R. अम्बेडकर जी थे उनकी डिमांड फुलफिल हो जाती है, और जो उन्हें रिजर्व सीट्स मिल जाती है। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक होता है रिलीजियस इश्यूज़। अब आते हैं कुछ रिलीजियस इश्यूज़ हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में बढ़ रहे थे। जो कांग्रेस था ना उसमें हिंदू डोमिनेंस बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, कांग्रेस में हिंदू डोमिनेंस बहुत ज़्यादा थी, और इसलिए जो मुस्लिम्स थे उन्हें लग रहा था जो कांग्रेस है ना वो हमारी डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर रही, कांग्रेस में हिंदू ज़्यादा थे। ठीक है, तो मुस्लिम जो है दे स्टार्टेड फीलिंग एलिनेटेड फ्रॉम कांग्रेस। उन्हें लगने लगा कि ये कांग्रेस तो हमारी डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर रही है। ठीक है, और उन्होंने अब जो मुस्लिम्स थे, स्पेशली मुस्लिम्स की एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम मुस्लिम लीग था, वो हिंदू महासभा से बहुत ज़्यादा इरिटेटेड थी, कांग्रेस से इरिटेटेड थी, क्योंकि कोई उनकी बात नहीं सुन रहा था, कोई भी मुस्लिम्स के लिए नहीं सुन रहा था।
ठीक है। और इसकी वजह से जो हिंदू मुस्लिम के बीच में जो गैप थे वो बढ़ रहे थे, और इस वजह से कम्युनल राइट्स और जो क्लैशेस थे दोनों के बीच में वायलेंस के रूप में देखने को मिले। फिर मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, जो हिंदू लीग के बहुत ही प्रोमिनेंट मेंबर थे, सॉरी हिंदू लीग नहीं, मुस्लिम लीग के प्रोमिनेंट मेंबर थे मोहम्मद अली जिन्ना। उन्होंने जो है उन्होंने बात रखी कांग्रेस के सामने कि आप क्या करो, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो। लेकिन वहीं पे जो एम आर जयकार जो थे, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, आपको कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलेगा। अच्छा, उन्होंने बोला, मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला चलो ठीक है कोई नहीं, हमें जो है आप रिजर्व सीट्स दे दो। उन्होंने बोला नहीं, हम तुम्हें रिजर्व सीट्स भी नहीं देके, तो उनकी बेइज्जती हो गई, ठीक है। अब इससे मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाते हैं। कांग्रेस उन्हें लगा है कि भैया ये देश हमारा नहीं है, यहाँ पे मुस्लिम्स की कोई बात नहीं आएगी, तो फिर से पार्टीशन हो जाता है, पाकिस्तान बन जाता है, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम्स की डिमांड्स को फुलफिल नहीं करा जाता, ठीक है, तो इसलिए पार्टीशन हो जाता है देश का, फिर पाकिस्तान वहाँ पे बन जाता है, विच वॉज डोमिनेटेड बाय मुस्लिम्स। समझ में आ गया। तो अनटचेबल्स और सनातनीज के बारे में समझ में आ गया। अनटचेबल्स को लग रहा था भाई हमारी डिमांड्स को फुलफिल नहीं करेंगे, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आए, उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड रखी, डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बनाई उन्होंने, ठीक है, और बोला कि भाई हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। फिर गांधी जी जो थे, उन्होंने अनटचेबल्स को क्या माना, हरिजन्स माना। उन्होंने बोला कि अनटचेबिलिटीज से हमें त्यागना चाहिए और अपर कास्ट के लोगों को समझना चाहिए। उन्होंने खुद टॉयलेट साफ करे। उन्होंने बोला कि भैया मैं आई विल फास्ट अन टू डेथ, मैं भूखा मर जाऊंगा, आई विल गो फॉर हंगर स्ट्राइक, लेकिन ये सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं बनना चाहिए। फिर आगे जाके सितंबर में पूना पैक्ट बनता है अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में, जिसमें क्या फैसला लिया जाता है कि भैया अब जो है अनटचेबल्स के लिए क्या होगा, रिजर्व सीट्स होगी, ठीक है। और हिंदू मुस्लिम का तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, ठीक है, तो इसी के साथ जो है हमारा NCM वाला टॉपिक जो है समाप्त होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।